हे ट्वेल्थीज, कैसे हो सभी। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के रिलेटेड रिवीजन का। और ये रिवीजन सीरीज बीच में रुकी थी और दोबारा से स्टार्ट हुई है। रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं जो अभी इसमें हम पॉइंट्स जो कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो हमारे होंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। जैसे कि फिजिकल फिटनेस के आपको कंपोनेंट्स पता ही है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस वाले। इसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके ऊपर एक्सरसाइजेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्क्यूलर सिस्टम। फिर हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स इंजरीज और फिर फर्स्ट एड, जिसमें हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इसके जानेंगे। तो ये दो चैप्टर्स अभी मिलके एक चैप्टर हो गए, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को और डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। और इसमें आपको सिर्फ ब्रीफ में रिवीजन कराऊंगा, डिटेल्ड रिवीजन कराऊंगा, जहां जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो हमारी मेन वीडियोस पर जरूर जाना, वहां जाकर आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब देखो यार, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एक्चुअल में बात किस चीज से रिलेटेड हम करने वाले हैं, तो इट इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फैक्ट्स। यानी कि इफेक्ट कैसे फैक्टर्स उनमें हमारी फिजिकल फिटनेस को यहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं वो, तो यहाँ पर दो तरीके के इफेक्ट होते हैं मेनली, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग हम करते हैं या हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है या कंडीशन होती है, किसी भी एथलीट की बात करें तो उसकी बॉडी कंडीशन जो होती है उसके ऊपर कुछ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारे एक्सरसाइजेस के, हमारे कुछ फिजिकल फिटनेस के ऊपर, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ वहाँ पे या तो इन्हांसमेंट होता है या कुछ ना कुछ वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अगर बात करें आगे तो इट इज द स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज और स्पोर्ट एक्टिविटी ऑल्टर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी। देखो मेनली जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में हम इंडल्ज होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका हमारी बॉडी के फंक्शंस या बॉडी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कैसा इफेक्ट उसका पड़ेगा। सपोज करते हैं जिम का एक एग्जांपल लेते हैं, वहां पे हम बेंच प्रेस करते हैं तो उसका किस चीज पे हमारा इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, हमारे आर्म्स पे या हमारे चेस्ट पे। तो हमारे चेस्ट पे भी उसका फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारी आर्म्स के ऊपर भी उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। अब बॉडी के फंक्शंस में भी वहां पे इफेक्ट पड़ सकता है, वहां की एंडोरेंस आपकी बढ़ सकती है, स्ट्रेंथ बढ़ सकती है ना। तो यहाँ पर जो भी एबिलिटीज को, जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे फिजिकल फिटनेस को कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि यार ये चीजें यहाँ पे इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारी एक एबिलिटी है, हमारी फिजिकल फिटनेस का जो ये कंपोनेंट है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, अब पहला पॉइंट आता है इसमें स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है ये मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, सब नॉर्मल से सब जानते हैं। स्ट्रेंथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ को जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं उसमें पहला फैक्टर आता है साइज ऑफ द मसल। आपकी मसल का जितना अच्छा साइज होगा, आपकी मसल के अंदर उतनी ज्यादा पावर होगी, उतना ज्यादा फोर्स वो जनरेट करेगा। फोर्स डिपेंड करता है स्लो ट्विच फाइबर्स, फास्ट ट्विच फाइबर्स पे, है ना। तो जहां मसल ज्यादा होंगी वहां आपकी स्ट्रेंथ भी, यहाँ पे स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करेंगी। इसके बाद बॉडी वेट आता है। बॉडी वेट आपका जितना नॉर्मल होगा, यहाँ पे ना तो हम एक्सेस बॉडी वेट की तरफ जाएंगे ना लो बॉडी वेट की तरफ जाएंगे, जितना नॉर्मल एक्यूरेट जो आपकी बॉडी की जितनी एज है आपकी या आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी की क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी वेट होगा दैट इज सफिशिएंट, है ना। तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे स्ट्रेंथ पे आपका फर्क पड़ेगा। बाद में अगर हम देखें कि मसल कंपोजिशन क्या वर्क करेगी यहाँ पे, तो मसल कंपोजिशन आपका फैट आता है और उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं। मसल के अंदर बोन्स भी हैं जो हेल्प करती हैं आपकी मसल्स को अटैच करने में, है ना। तो यहाँ पे जो भी वर्क हो रहा है, मसल कंपोजिशन भी वहां पे स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करेगा, उसके फैक्टर्स को। अब इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्सेस, इंटेंसिटी का मैं मतलब हर बार बताता हूँ कि तीव्रता, यानी कि कितनी अच्छी तरीके से, एफिशिएंसी से, कितनी तेजी से वो अपने काम को कर रही हैं। अब आपकी नर्व इंपल्सेस जितनी ज्यादा इंटेंस होंगी उतनी ज्यादा वो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका स्पीड। अब स्पीड किस चीज पर डिपेंड करती है, स्पीड का मतलब होता है हमारे जो सेम पैटर्न जितने फास्टर रेट पे हम फॉलो अप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम पे, फिर से मसल कंपोजिशन पे, आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्सप्लोजन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना, लेकिन उससे रिलेट हम यहाँ पे कर सकते हैं कि एक्सप्लोजन कहाँ होता है, जहां बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वो एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड कितनी तेजी से होता है, ये चीज देखो रिलेट करो, कितनी तेजी से एक्सप्लोड हो जाता है। दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी बॉडी में मिनिमम टाइम में जो स्ट्रेंथ, जो स्पीड है, जितना कम रिएक्शन टाइम होगा वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ पे आपकी स्पीड भी डिपेंड करेगी। फ्लेक्सिबिलिटी है ही, बायोकेमिकल रिजर्व्स या मेटाबॉलिक रेट पे भी आपकी स्पीड डिपेंड करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उस पर भी डिपेंड करती है ना। एंडोरेंस की बात करें तो आपकी एरोबिक कैपेसिटी कैसी है भाई, एंडोरेंस यानी कि क्षमता। अब क्षमता यानी कि किसी भी चीज को सस्टेन करने की एक आपकी एबिलिटी कैसी है। अब एरोबिक कैपेसिटी आपकी वहां पे अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसी परफॉर्मेंस है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसी परफॉर्मेंस है, दोनों पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस देखा होगा ना, जब हम दौड़ देते हैं, ज्यादा दौड़ लेते हैं तो पेन होने लगता है मसल्स में या इचिंग जैसा फील होने लगता है, तो वहां पे लैक्टिक एसिड यहाँ पे रिलीज होने लगता है बॉडी से, जो कि हमें फटीग जैसी प्रॉब्लम्स को देता है। लेकिन जितना हम इसे प्रैक्टिस करते हैं हमारी बॉडी उसका उतना ही हैबिचुअल हो जाती है, तो उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा टॉलरेंस होगी बॉडी में उतना ज्यादा एंडोरेंस बढ़ेगा। मूवमेंट इकोनॉमी, मूवमेंट कैसे होने चाहिए, किस पैटर्न के होने चाहिए, कम यहाँ पे फटीग हो, ज्यादा वर्क हो जाए, ज्यादा एंडोरेंस फॉलो अप हो जाए, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर मूवमेंट इकोनॉमी। इसके बाद मसल कंपोजिशन, फिर से आगे आपकी मसल्स की इतनी ज्यादा कंपोजिशन अच्छी है उस पर डिपेंड करेगा। कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, जो भी आपकी बोन्स हैं, मसल्स हैं, दोनों को यहाँ पे लेकर चल सकते हो आप। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि मसल ही वहां पर ज्यादातर स्ट्रेच होती है। जो एंड स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपकी एज और जेंडर पे भी डिपेंड करता है, आपकी मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, या कोई प्रीवियस इंजरी अगर आपको है तो कहीं ना कहीं वो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को। चलो आगे बढ़े, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वो कई सारे चेंजेस के थ्रू निकलता है ना। अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो कई सारे वहां पे चेंजेस होते हैं, आदान प्रदान हम कह सकते हैं जो चीजों का होता है ना। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो रिलीज ऑक्सीजन टू वर्किंग मसल्स, यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है जो मसल्स वर्किंग में है, आपके ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पहुंचाता है ना। रिटर्न द ब्लड टू द लंग्स टू डीऑक्सीजनेटेड, उसे डीऑक्सीजनेट करना, उसके बाद उसे फ्लूइड डिलीवर करना, जैसे न्यूट्रिएंट्स हुए, ऑक्सीजन हुए और ज़्यादा जो नीड्स होती हैं बॉडी के, है ना, वो सारे जो हमारी बॉडी के एक्टिव टिश्यूज है वहाँ तक उन्हें पहुँचाना। अब ये इफेक्टिव जो स्टडी है इसकी, अगर हम देखें इनके इफेक्ट्स की, तो इसके इफेक्ट को देखें तो एक इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज होता है, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जिसमें हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी हम यहाँ पे देख रहे थे। इमीडिएट जो उसी टाइम पे हो जाता है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो काफी टाइम तक रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है ना। अब सपोज करते हैं कि आपने रनिंग की, है ना, आप लगभग 100 मीटर बहुत स्पीड से दौड़े या 150-200 मीटर स्पीड से दौड़ दी है ना, फुल स्पीड से एक स्प्रिंट लगा दी। अब यहाँ पे इसका इमीडिएट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या पड़ेगा। इमीडिएट इफेक्ट अगर आप देखोगे तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आपका रेस्पिरेशन बहुत स्पीड में आएगा। तो ये सारे जो इफेक्ट्स है ये इमीडिएट इफेक्ट है, कुछ टाइम के बाद ये चले जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा कि उसी 200 मीटर की स्प्रिंट को जब आप नेक्स्ट टाइम लगाओगे तो वहां पर हो सकता है कि आपका टाइम कम आए, हो सकता है आपकी मसल्स की, आपकी बोन्स की, आपकी बॉडी की एबिलिटी इंक्रीज हो गई हो, एनहांस हो गई हो, तो वहां पे उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये भी हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम जहां पे मसल्स का एक सिस्टम होता है, यहाँ पे आपका चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल। भाई एक्सरसाइज करोगे तो शेप साइज भी यहाँ पे चेंज हो सकता है, आपकी कैपिलरीज ज्यादा फॉर्मेट होंगी, आपका जो मसल्स हैं वो टोन पोजीशन में रहेंगी, टोन रहेंगी, एक्स्ट्रा फैट को कंट्रोल करके रखेंगी, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट होगा, एनहांसमेंट होगा उनकी एबिलिटीज में, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी में। आपका जो मूवमेंट होगा मसल्स का वहाँ पे एफिशिएंट फील कराएगा आपको, यानी कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी आपके मूवमेंट्स के अंदर, है ना। फटीग डिले करेगा, एक्सरसाइज करोगे, हैबिचुअल हो जाओगे, बॉडी उसे अडॉप्ट कर लेगी, फिर क्या फटीग तो दूर हो गया, है ना, फिर नहीं थकोगे। इसके बाद फूड स्टोरेज आप पे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आप कैलोरीज ज्यादा बर्न करोगे, आपकी बॉडी को ज्यादा नीड होगी, ज्यादा खाओगे तो बॉडी उसे फिर से स्टोर करेगी, तो यहाँ पे फूड स्टोरेज भी आपको बॉडी में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोल्ड स्टोरेज बना दो कि खा के रख लिया यार अगले महीने निकालेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स।
एक्सरसाइज भी करोगे उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे आपका, जैसे कि आप कह सकते हो हाइपरटेंशन में हेल्प करेगा, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके अंदर आपके हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं एक्सरसाइज के। अच्छा, जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक्टिव नहीं रहते अपनी लाइफस्टाइल में, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनके अंदर कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है। बोले अरे यार ये बंदा कुछ करता है नहीं, हम चलो सो ही लेते हैं ना, कुंभकर्ण वाली नींद ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उनके थपेड़े लगते हैं, चमाट लगते हैं, है ना, थप्पड़ मार मार क्यों ना उठाया जाता है, चलो उठो काम करो, शुरू करो दोबारा से, ये बंदा आलसी नहीं रहा अब। तो वहाँ पे जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके केमिकल चेंजेस बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज करने का एक और बेनिफिट है कि आपके जो बॉडी पोस्चर है वो करेक्ट रहता है, यानी कि बॉडी पोस्चर में यहाँ पे आपको हेल्प मिलता है। इसके बाद आपका जो रिएक्शन टाइम है उसमें आपको इंप्रूवमेंट होता है। रिएक्शन टाइम जैसे कि आप किसी भी जो आपका स्टिमुलस आ रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है, उससे रिलेटेड आप कितने कम टाइम में उसको उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हो। अब न्यूटन का थर्ड लॉ अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम कि आपने अपने दोस्त को एक खींच के मारा तो वो भी आपको तुरंत मारेगा, दैट इज रिएक्शन टाइम, है ना। ऐसा होता है ना, बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं जो नहीं मारते हैं, लेकिन हमारे जैसे कमीने दोस्त होते हैं जो तुरंत चमाट जड़ देते हैं, है ना। तो ये जो होता है ये आपका रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है, ठीक है ना। डेली लाइफ से भी इसे अटैच कर सकते हो अपनी, ठीक है, जोड़ सकते हो। आगे चले तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब एजिंग क्या है? एजिंग एक इनएविटेबल या हम कह सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस है। अब ये इतना बड़ा वर्ड बोल दिया मैंने, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा इसके जो कॉम्प्लेक्शंस हम कह सकते हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। देखा होगा कोई 60 साल का बुजुर्ग है, उसके बाल अभी तक काले हैं, और कोई 60 साल का जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बॉडी के कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। इसको अगर हम कैरेक्टराइज करें तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यूज, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यूज अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन किस चीज में प्रोग्रेशन हो रहा है? डिजनरेशन। डिजनरेशन किसका? आपके ऑर्गन सिस्टम की एफिशिएंसी का, आपकी बॉडी के अंदर टिश्यूज का, यानी खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे बॉडी, उन्हें जनरेट नहीं कर पा रही, आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो गई है ना। और एजिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर पहुंच गए बुढ़ापे पे तो दोबारा से आप बच्चे नहीं होने वाले, जवान नहीं होने वाले हो। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसे आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हो, है ना। कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अब इस पर डिपेंड किस चीज पे करती है? वही मसल साइज और स्ट्रेंथ यहाँ पे चेंज होने लगता है बुजुर्गों का, देखा कमजोर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म और बॉडी कंपोजिशन इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। बोन डेंसिटी, बोन्स कमजोर हो जाती है, फटाक से फ्रैक्चर हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दौड़ा दिया तो फिर वो सांस नहीं आई, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो भी सकती हैं, है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड डिसीज, ऐसी भी कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नर्वस सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, यानी कि आपको पॉटी वॉटी नहीं आती है बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा, या खाते कम है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, सुसु रुक जाती है ना। यूरिनरी सिस्टम में वहाँ पे चेंज आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होती है। सेंसेस जैसे कि विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल, बहुत सारे बुजुर्ग देख नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट अच्छे से नहीं कर पाते या स्मेल नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं एजिंग की वजह से। जो फिजिकल चेंजेस हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहे हैं वो ये है, ठीक है। आगे चलो, इसमें स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो स्पोर्ट्स इंजरीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स में लगती रहती हैं। देखा होगा कि आप बचपन में दौड़ते थे तो आपकी स्ट्राइड लेंथ बहुत कम होती थी। अब स्ट्राइड लेंथ कम होती थी तो हम नाला पार नहीं कर पाते थे, पैर रख के जाते थे कीचड़ में, है ना। फिर थोड़े से बड़े हुए या तब भी उसी एज की बात करें तो हम दौड़ते थे तो गिर पड़ते थे, है ना, कोई उठाने वाला नहीं होता था, फिर भी उठ जाते थे। तो क्या होता था कि कई बार एब्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, घिस जाते थे, और वो हिंदी में बोलते हैं ना गाँव में कि खुंट जैसा पड़ जाता था, है ना, लाल लाल जो होता है ना, वो पल्प पड़ जाता था। तो ये सब इंजरीज जो है वो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है ना, कॉमन है। अब ये इन्हें हमने 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिफाइन किया है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी, जॉइंट इंजरी। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती हैं और ज़्यादा उनका इफेक्ट नहीं होता है, सीवियर इफेक्ट नहीं होता है ना। इसके बाद बोन इंजरीज जो इनका थोड़ा सा सीवियर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई, इसमें भी कई तरीके के आते हैं, फ्रैक्चर्स आपके आते हैं, कंपाउंड, है ना, कई सारे फ्रैक्चर्स आते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। इसके बाद जॉइंट इंजरीज आती हैं आपकी। अब जॉइंट इंजरीज आपके जॉइंट से रिलेटेड होती हैं, तो इसे समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप मेन वीडियो में जाके इसे जरूर देख लेना। अब बात करेंगे फर्स्ट एड, जो कि लास्ट टॉपिक है इसका।
और ये एक इमीडिएट या हम कह सकते हैं टेम्पररी केयर होती है, यानी कि आपको अगर चोट लगती है तो आपकी मम्मी तुरंत क्या करती हैं, उसे साफ कर देती हैं, हल्दी लगा देती हैं, या फिर आपको कि वहां पर ट्यूब जो होता है जैसे बिटाडाइन ट्यूब है ना, तो ऐसे जो ट्यूब रखे होते हैं घर में उन्हें लगा देते, तो टेम्पररी केयर होती है। अगर कोई गहरा वुंड है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रोकने के लिए आप जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हो उस चीज को रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज को वहां पे हम रोक सकते हैं, दैट इज फर्स्ट एड, है ना। इस चीज को समझ आया। अच्छा, फर्स्ट एड फर्स्ट हेल्प होती है जो कि डॉक्टर या किसी भी मतलब जो एक्सपर्ट होता है उसके आने से पहले होती है। अब इसका एम क्या है कि भाई इसके सीवियर इफेक्ट्स ना हो, पहली बात तो, यानी कि लाइफ बच जाए। शुरुआत में ही हम उसे ऐसा ट्रीटमेंट दे दें कि वो प्रॉब्लम आगे बढ़े ही नहीं, कहीं कट गया तो इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसे तुरंत साफ कर दिया डेटॉल से या उस पर कुछ दवा लगा दी कि वहीं की वहीं वो थोड़ा प्रिजर्व रहे, बाद में उसका इलाज करा लेंगे, इंजेक्शन वगैरह लगा लेंगे, है ना। इसके बाद पेन या सफरिंग जो हो रही होती है, यानी कि आपको पेन हो रहा है उसमें, तो उसे रोकने के लिए आपको टैबलेट्स दे दी, पेन किलर, है ना, पैरासीटामोल, और भी कई सारे, जैसे कि प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्जनिंग। मैंने बोला ना कि बच्चे की या किसी भी एथलीट की जो प्रॉब्लम हुई है या वुंड लगा है उसे बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए हम एम इसका ये भी है कि इसे हम रोकने के लिए फर्स्ट एड का यूज करते हैं, यानी कि कंडीशन ज्यादा खराब ना हो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ऐसा पता चला कि एक कट लगा था, हमने ध्यान नहीं दिया और इन्फेक्शन हुआ, हाथ कट गया, अब क्या है ना। अब इसके बाद प्रमोट रिकवरी। अब यहाँ पर रिकवरी भी बढ़ सकती है इस चीज से, है ना, रिकवरी भी आपकी बढ़ सकती है। इसके बाद टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड, मतलब पहली जो जल्दी से जल्दी जो मेडिकल एड आपको दे सकते हो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो में आपने समझा किसके थ्रू, फर्स्ट एड के अंदर क्या क्या यहाँ पे होता है ना, इसके एम्स ऑब्जेक्टिव सब समझ लिए। चलो अब इसके बाद मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप क्लीन सराउंडिंग्स। जय हिंद।